स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा था और इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते थे और इसकी इक्वेशन हमारे पास आई थी F = 6 पाई ईटा RV। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। अब आपके पास इस चैप्टर की कंटिन्यूशन है और आज मुझे कम से कम इस चैप्टर की 2 टॉपिक कवर करने हैं ताकि मैं आपके पास जो हो वो इसको आगे कंटिन्यूसली ले सकूँ। टॉपिक जो है आपका, वो टॉपिक आपके पास है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में स्टोक्स लॉ में पढ़ लिया था। आज की क्लास में जो टॉपिक है वो मेरा है टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। याद रखिएगा, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी 2 टाइप्स होती है। एक कहलाती है स्ट्रीमलाइन, जिसे हम लैमिनार भी कहते हैं, और एक आपके पास कहलाती है टर्ब्यूलेंट। एक कहलाती है स्ट्रीमलाइन और एक कहलाती है टर्ब्यूलेंट। हमें आगे हमेशा स्ट्रीमलाइन पढ़नी होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, टर्ब्यूलेंट से आगे जाके हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न स्ट्रीमलाइन से होगा। मैं पूरी चैप्टर में आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिस्कस करना होगा। स्लाइड में चेंज करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो आपके पास क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम डिफाइन करते हैं इन अ फ्लूइड if every particle that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by particle which passed that point earlier, then the flow is called स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन को एक और नाम देते हैं स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को एक और नाम दिया जाता है और इसे हम स्टेडी फ्लो का नाम भी देते हैं। ये स्टेडी फ्लो कहलाता है। देखिए भाई, स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें आपके पास सारे पार्टिकल्स का जो मोशन होता है तकरीबन वो बिल्कुल सेम होता है। मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊंगा, लेकिन मेरी बात थोड़ा सा गौर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सारे पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो तकरीबन सेम होता है और सारे पार्टिकल्स जब मोशन में होते हैं तो उनमें एक तरह की स्मूथनेस पाई जाती है। सारे पार्टिकल्स जब मोशन में होते हैं तो उनमें एक तरह की स्मूथनेस पाई जाती है। अगर एक पॉइंट से कुछ मास कुछ टाइम के लिए जाएगा, अगर एक पॉइंट से कुछ मास कुछ टाइम के लिए पास होगा, अगर एक पॉइंट से कुछ मास कुछ टाइम के लिए पास होगा तो एग्जैक्टली आपके पास आगे जाकर भी उस पॉइंट से उतना ही मास उतने ही टाइम पर दूसरे के लिए भी पास होगा। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पे आपके पास एक लिक्विड था और ये लिक्विड का मैंने पार्टिकल कंसीडर किया हुआ है। अब यहाँ से ये लिक्विड जब यहाँ पर आया, ठीक है, अब इस पॉइंट पे इसका कोई ना कोई आपके पास मास मौजूद है और ये मास जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसको कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा है।
ठीक, अब जब ये यहाँ पहुंचे या यहाँ पहुंचे या यहाँ पहुंचे, तो याद रखिएगा इसका मास और इसका टाइम दोनों हमेशा बिल्कुल क्या रहेंगे, सेम। तो एक ऐसा आपके पास फ्लो जिसके अंदर हर पार्टिकल का जो बिल्कुल सेम फ्लो पाया जाए, यानी कि अगर यहाँ से आपके पास एक पार्टिकल आगे गुजरा था, उसको कुछ ना कुछ मास था, उसका कुछ ना कुछ टाइम था, तो जब दूसरा पार्टिकल आएगा तो वो भी उतना ही मास लाएगा और उतने ही टाइम में यहाँ से आगे बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर हमने एक फ्लूइड कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पे भी एक फ्लूइड इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइड इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है। तो ये एक स्मूथ मोशन है, यहाँ किसी किस्म की कोई ओवरलैपिंग नहीं है या किसी किस्म की कोई क्रॉसिंग नहीं है। यहाँ पे सारे पार्टिकल स्मूथनेस के साथ अपने आप को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करवा रहे हैं। एक स्टेडी फ्लो यहाँ पर हमारा बन रहा है, तो इसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। अगर मेरे पास एक टैप है, टैप का मतलब आप जानते हैं कि नल होता है, और अगर मैं इस टैप को यहाँ से थोड़ा सा लो खोलूं, मतलब बहुत ही हल्का, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर एक स्टेडी फ्लो होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या पाई जाएगी, स्मूथनेस, और पानी बिल्कुल स्टेडी तरीके से साफ सुथरे तरीके से नीचे आ रहा होगा। अगर इसी को मैं बहुत तेज खोल दूं, तो यहाँ से अब पानी वायलेंटली बाहर आएगा, चिल्लाता हुआ वायलेंटली बाहर आएगा, और जब वायलेंटली बाहर आएगा तो उसके अंदर कोई स्मूथनेस नहीं होगी। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसके अंदर एक पॉइंट को अगर मोशन कंसिडर किया जाए, या मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर इतना मास था, वो इतने टाइम में आगे बढ़ रहा था, तो याद रखिएगा जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला मास भी उतना ही मास होगा और उतने ही टाइम में आगे बढ़ेगा। तो ये स्टेडी फ्लो है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मास और टाइम ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे मास और टाइम ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। अगर यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट था, इसका कुछ ना कुछ मास था और ये कितने टाइम में फ्लो कर रहा था, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये उतने ही मास और उतने टाइम में फ्लो करेगा। इसके अंदर एक स्टेडी फ्लो तभी इसको कहते हैं, और इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम देते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। बहुत सारी बातें, मैं सारी बातें बता रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। In a fluid, if every particle that possess a particular point move along the same path as followed by the particle which passed through that point earlier, यानी कि यहाँ से जो पार्टिकल आगे बढ़ चुका है, अब पीछे जो पार्टिकल आएगा उसका भी बिल्कुल वही सेम पाथ होगा जो आगे जाने वाले पार्टिकल का है। बट ये तो हमने क्लियर हो गई कि आपके पास जितने भी पीछे वाले पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे अपने आगे वाले पार्टिकल्स के मोशन को कंसिडर करेंगे और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो की कैटेगरी है। जब मेरे पास टैप है, टैप के अंदर आप लोग सब नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक डेफिनेशन को समझाने में 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे, मैं 20-30 मिनट लगा दूंगा, लेकिन मुझे समझाना है कुछ भी करके। मेरे पास अगर ये टैप है, आपने इस टैप को खोला, अगर आप इस टैप को स्लो खोलते हैं तो आप घबराते नहीं हैं, ठीक है, आप पीछे नहीं हटते क्योंकि आपको छींटे आने का खदशा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जब आपने टैप खोला तो आपको हल्का पानी आ रहा है, एक स्टेडी फ्लो इसके अंदर बना हुआ है, सारे पार्टिकल्स कतार दर कतार एक दूसरे के पीछे हैं। टैप की स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे तो पानी विगरसली आएगा, वायलेंटली आएगा। जब वायलेंटली आएगा तो उसके अंदर एक स्टेडी जो फैक्टर होता है वो मिस होगा, तो उस वक्त वो स्टेडी फ्लो के अंदर काउंट नहीं होगा। अब स्ट्रीम लाइन के अंदर क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा मैं क्या बात बता रहा हूँ। स्ट्रीम लाइन के अंदर अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक मोशन कंसीडर किया, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकल है और जब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे बढ़ रहा है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी लेट सपोज मेरे पास थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, इस पॉइंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उन सब की वेलोसिटी या स्पीड आपके पास बिल्कुल सेम रहेगी। अब इसके बाद जो दूसरा आएगा उसकी भी 20, उसके बाद जो तीसरा आएगा उसकी भी 20, उसके बाद जो चौथा आएगा उसकी भी 20,
तो आपके पास यहाँ पे उन सब की स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी। अब अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो क्या अब इसकी स्पीड उतनी रहेगी या चेंज होगी? तो याद रखिएगा, अब इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। फर्स्ट कर लें, यहाँ स्पीड आपके पास कितनी थी 20, तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास उसकी स्पीड मेरे पास कितनी हो गई 10। लेकिन याद रखिएगा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है, कम। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो स्पीड ज्यादा होती है। और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैं बना रहा हूँ ये वाला, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है। जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली स्पीड वहां पे रिड्यूस हो जाती है। ये मैं आपको आगे जाके साबित भी कर दूंगा। इन दोनों का ताल्लुक, एरिया और वेलोसिटी का ताल्लुक मैं साबित कर दूंगा। दोबारा देखें, यहाँ एक पार्टिकल आया, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इस पॉइंट के ऊपर मैंने उसकी वेलोसिटी दी। मैंने बोला इस पॉइंट पे 10 पार्टिकल आ जाए, 10 की स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी। एग्रीड? अब आगे बढ़े। जब मेरे पास ये पार्टिकल आगे बढ़ा, अब यहाँ पहुंचा, यहाँ उसके एरिया में फर्क है, यहाँ एरिया कम था, यहाँ एरिया ज्यादा है। डेफिनेटली बात है, उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा। उसकी स्पीड क्या हुई, चेंज। उसकी स्पीड 20 से चेंज होकर मेरे पास कितनी आ गई, 10। जब इसकी स्पीड 10 हुई, अब मेरे पास जब यहाँ पे स्पीड 10 हो रही है, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर 10 पार्टिकल्स पहुंचेंगे तो उन सबकी स्पीड मेरे पास 10 ही रहेगी। तो एक ऐसा फ्लो जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक ऐसा फ्लो जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर पॉइंट की वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहे, उसको भी हम अपनी आम जबान में स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम देते हैं। वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम दिया जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो आपके पास एक ऐसा फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो आपके पास एक ऐसा फ्लो जिसमें हर पार्टिकल वही मोशन कंसिडर करेगा जो उसके आने वाले पार्टिकल ने कंसिडर किया है। मतलब जो आगे पार्टिकल जा रहा है, पीछे वाला भी उसी को फॉलो करेगा। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली कि अगर आपके पास एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है, तो उस पॉइंट से अगर 10 पार्टिकल पास होंगे तो उन सबकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहेगी। इसी तरह जब ये पार्टिकल्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर इनके एरिया के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि इनकी वेलोसिटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और लेकिन हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस बिल्कुल हमारे पास सेम रहेगा। ये मेरे पास कुछ बात थी जो मैंने पढ़ी आपके पास किससे, स्ट्रीम लाइन से। ठीक, अब जरा आगे की बात सुनते हैं। आपके पास अगर बात आती है टर्ब्यूलेंट फ्लो की, तो हमारे पास जो टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो को हम कहते हैं इर्रेगुलर और अनस्टेडी। इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो, अंडरस्टूड सी बात है। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा वो टर्बुलेंट कहलाएगा, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा टर्बुलेंट कहलाएगा। तो इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड, इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड, irregular or unsteady flow of the fluid is called turbulent flow। वो turbulent flow कहलाता है जिसके अंदर irregularity पाई जाए, जिसके अंदर अनस्टेडी हो, एक साबित करनी ना हो, जिसके अंदर irregularity हो, वो हमारी पास कहलाती है क्या, turbulent flow। उसको हम turbulent flow का नाम देते हैं, वो turbulent flow कहलाती है। अगर ये वाला पाथ आप देखेंगे, अगर ये वाला पाथ आप देखेंगे, अगर ये वाला पाथ आप देखेंगे, तो ये वाला पाथ आपके पास जो बताएगा वो एक स्ट्रीम लाइन के पाथ को इंडिकेट करेगा। ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है, इसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरीके का पाथ आ रहा है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का पाथ आ रहा है लाइक दिस, तो ये आपके पास एक टर्ब्यूलेंट फ्लो है। दिस इज आर टर्ब्यूलेंट फ्लो। टर्ब्यूलेंट फ्लो में आपके पास पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। इस स्ट्रीम लाइन में पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। याद रखिएगा, लिक्विड जो हमारे पास होते हैं सारे के सारे, वो तकरीबन आपके पास सारे के सारे स्ट्रीम लाइन फॉलो करते हैं। सारे लिक्विड जो होते हैं तकरीबन हमारे पास वो स्ट्रीम लाइन फॉलो करते हैं। और हमारे पास क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब मैं आपको आगे जाऊंगा तो मजीद मैं आपको इसमें बातें बताता रहूंगा। मैंने अभी बोला जब मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो मजीद में बातें बताता रहूंगा। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई और मैंने आपको इसके अंदर एक बात ये बताई कि मेरे पास यहाँ पर जो मौजूद है क्या भाई, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसके अंदर आपके पास
हर पीछे वाले पार्टिकल का मोशन आगे वाला पार्टिकल जो है वो फॉलो कर रहा होगा, और आगे वाला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पीछे वाला उसी की डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ साथ आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जितने पॉइंट्स पास होंगे, जितने भी आपके पास फ्लूइड पास होंगे, उन सब की जो आपके पास होगी क्या वेलोसिटी, वो आपके पास क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। और टाइम का फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू मास भी बिल्कुल सेम रहेगा, टाइम का फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू मास भी बिल्कुल सेम रहेगा। ये सारी बातें मैं आगे जाके डेरिवेशन मजीद करूंगा, बट कुछ बातें मुझे कबल इस वक्त बताने की आदत होती है, एज यू नो ऑल माई हैबिट, कि मैं इस चीज से हैबिचुअल हूँ। अब जरा मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। एक तो ट्रेबुलेंट फ्लो की बात हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेबुलेंट फ्लो क्या है, तो आपने बोलना है जो स्ट्रीम लाइन है वो ट्रेबुलेंट है। अब अगर उसको स्ट्रीम लाइन का भी नहीं मालूम तो इसका मतलब उसका यहाँ बैठना बेकार है। स्ट्रीम लाइन के बारे में मैंने बहुत सारी डिस्कशन की, पीछे वाली स्लाइड में आपको फिर दिखा रहा हूँ। ये सारी पीछे वाली स्लाइड मेरे पास है। ये फ्लूइड डायनामिक्स है, इसमें आपने सिर्फ फ्लूइड के मोशन को डिस्कस करना है। और इस तरीके से ट्रेबुलेंट के बारे में मैंने आपको बात बता दी। ट्रेबुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें आपके पास जब मूव करेगा लिक्विड या कोई भी चीज, तो उसके अंदर आपके पास किसी किस्म की जो स्टेडीनेस और स्मूथनेस पाई नहीं जा रही होगी। अब अगर मैं आपको थोड़ा बहुत इसका डिफरेंस बताना चाहूँ कि इनके डिफरेंस में क्या है, तो इनमें दो पॉइंट में आपके पास डिफरेंस बन सकते हैं इनिशियल लेवल पे। पहला आपके पास अगर मैं लूँ स्ट्रीमलाइन, पहला अगर मैं आपके पास लूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपके पास एक तो डेफिनेशन का हो गया वो मैं लिख चुका हूँ, याद रखिएगा। दूसरा डिफरेंस ये कहता है कि ऑल फ्लूइड लेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जितनी भी फ्लूइड की लेयर्स होंगी वो सारी की सारी पैरेलल टू ईच अदर होंगी एंड डू नॉट क्रॉस ईच अदर, और वो आपके पास एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जितनी भी फ्लूइड की लेयर्स हैं दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो याद रखिएगा स्ट्रीमलाइन में थी। जबकि टर्ब्यूलेंट की जब बात आती है तो टर्ब्यूलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें आपकी जो फ्लूइड की लेयर्स हैं दैट विल क्रॉस ईच अदर, वो आपके पास एक दूसरे को क्रॉस करेंगी एंड डोंट मूव पैरेलल टू ईच अदर, और वो आपके पास एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाएंगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका जनरली पाया जाता है स्मॉल डायमीटर के पाइप्स में। स्ट्रीमलाइन फ्लो generally occurs in small diameter pipes। ये स्मॉल डायमीटर पाइप्स में आपके पास होता है, और नॉर्मली ये फ्लो करते हैं लो वेलोसिटीज पे। नॉर्मली ये फ्लो करते हैं लो वेलोसिटीज पे। अब लो वेलोसिटीज पे क्यों करते हैं उसका मैंने आपको बता दिया ताकि स्टडी रखा जाए। और इस तरीके से यहाँ पे जितने होते हैं टर्बुलेंट वो ऑलमोस्ट हाई वेलोसिटीज पे मूव करते हैं, और इसके अंदर बहुत लार्ज डायमीटर के पाइप्स होते हैं। लार्ज डायमीटर के पाइप्स होते हैं। टर्बुलेंट के अंदर हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, और इसके अंदर आपके पास जो होते हैं वो एक लार्ज जो है मैंने क्या बोला आपसे डायमीटर के पाइप्स मौजूद होते हैं। अब मैं आपको स्ट्रीमलाइन के बढ़ने का एक जनरल तरीका बता रहा हूँ, गौर सुनिएगा। स्ट्रीमलाइन जो जनरली आगे बढ़ते हैं वो एक पैराबोलिक पाथ लेते हैं। पैराबोलिक, सुनिएगा गौर से, पैराबोलिक लाइक दिस। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, इससे नीचे जा नहीं रहा मेरा तो मुझे इसको थोड़ा सा पीछे बनाना पड़ेगा। स्ट्रीम लाइन आपके लेते हैं पैराबोलिक पाथ लाइक दिस। ये पैराबोलिक पाथ कहलाती है, इसको इसको मिलाते हैं पैराबोला कहलाता है। मैथ्स में इसको पैराबोला कहते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो फ्रंट से ये पैराबोलिक नजर आता है। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्रंट से ये पैराबोलिक नजर आ रहे होते हैं। स्ट्रीम लाइन की मैं बता रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है, आमतौर पर, आई एम सेइंग आमतौर पे ऐसा होता है। जबकि जो आपके पास टर्ब्यूलेंट होते हैं, जबकि जो आपके पास टर्ब्यूलेंट होते हैं वो एक फ्लैट पाथ लेते हैं। टर्ब्यूलेंट आपके पास एक फ्लैट पाथ लाइक दिस, ऐसी पाथ लेते हैं कि जब ये आपके पास आएंगे तो यहाँ से मुड़ जाएंगे, फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे,
फिर ये मुड़ जाएंगे और फिर ये इस तरीके से। तो यहाँ से इनकी एक फ्लैट पाथ बनती है। पैराबोलिक में स्टडी फ्लो होता है, सारे के सारे कतार दर कतार आगे बढ़ रहे होते हैं पैरेलल, जबकि यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं। तो क्रॉस होने का मतलब वो मुड़ रहा है, और जब वो मुड़ रहा है तो मुड़ने के नतीजे में वो एक फ्लैट पाथ लेंगे फ्रंट से। तो जब हम फ्रंट से देखेंगे तो इसका एक पैराबोलिक पाथ होगा स्ट्रीमलाइन का, जबकि इसका आपके पास होगा एक टर्बुलेंट पाथ। ठीक है, अब जो मैं आगे जाके आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ या इक्वेशन कराने जा रहा हूँ, वो इस चैप्टर के अंदर सांस की हैसियत रखती है। सांस, ब्रेथ। मैंने सांस नहीं बोला, मैंने सांस बोला है, सांस जो हम ले रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, और उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आइए जरा एक चीज सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्लूइड। हमें पूरे चैप्टर में आइडियल फ्लूइड कंसीडर करना है। जुमला फिर बोल रहा हूँ, जुमला फिर बोल रहा हूँ, हमें पूरे चैप्टर में आइडियल फ्लूइड कंसीडर करना है। आइडियल फ्लूइड का मतलब, पहला पॉइंट, इट इज नॉन विस्कस। ये नॉन विस्कस होगा। क्यों? क्योंकि अगर विस्कस होगा तो हमें फ्रिक्शन की फोर्स शामिल करनी पड़ेगी। हम यहाँ फ्रिक्शन की फोर्स शामिल नहीं करेंगे। हम यहाँ फ्रिक्शन की फोर्स शामिल नहीं करेंगे। हम एक आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं और आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है। आइडियल फ्लूइड कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं लगाता। आइडियल फ्लूइड को ऑपोजिंग फोर्स नहीं लगाता, तो इसलिए मैंने भी बोला कि ये नॉन विस्कस है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो। इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो। जुमला बोल रहा हूँ, आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस। किसी ने कहा नॉन विस्कस क्या है, आपने बोलना है नो फ्रिक्शन इज एग्जिस्ट, दैट इज नॉन विस्कस। If you are considering a viscous liquid, then throughout the motion, you people are required to consider the friction force also. If you are doing so, then it will make it too complicated. If you remember, you people consider acceleration due to gravity. जब आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करते हैं तो आप निग्लेक्ट कर देते हैं फ्रिक्शन को। ऐसा ही है, अभी तक आपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को विद फ्रिक्शन नहीं पढ़ा। एम आई राइट? क्योंकि उसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं की गई है। रिसर्च की गई है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो इसी तरह जब इसको पढ़ा गया था तो आइडियल फ्लूइड के लिए पढ़ा गया था, और आइडियल फ्लूइड का मतलब आपके पास ये एक नॉन विस्कस है जिसमें हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो गया, जीरो। दूसरा, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इट इज इनकम्प्रेसिबल। ये इनकम्प्रेसिबल होंगे। इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल होते हैं डेंसिटी कांस्टेंट, कंप्रेस नहीं हो सकते। यूजुअली जो लिक्विड्स होते हैं उनका कंप्रेसिबिलिटी का रेशियो बहुत ही कम होता है, 0.00, और फिर जाके कोई नंबर आता है 0.00, और फिर जाके कोई नंबर आता है परसेंटेज में। तो शुरू में जब दो जीरोस आता है तो इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी ना होने के बराबर है। जितने भी लिक्विड होते हैं नॉर्मली मैं आपको उनके कंप्रेसिबिलिटी का रेशियो बता रहा हूँ परसेंटेज में, तो उनका कंप्रेसिबिलिटी रेशियो बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो लिक्विड होते हैं वो नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आइडियल फ्लूइड तो होता है इनकम्प्रेसिबल है, और जो वाटर होता है या इसके साथ आप कोई ऑयल वगैरह ले लें तो वो इनकम्प्रेसिबल्स होते हैं। और इसके साथ याद रखिएगा आपके पास यहाँ पर जो इनकी डेंसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में गैसेस आ जाती हैं। नाइट्रोजन कंप्रेसिबल है, ऑक्सीजन कंप्रेसिबल है, ये सब कंप्रेसिबल है, इनको बासानी कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैसेस आपके पास कंप्रेसिबल है, जबकि लिक्विड जो होते हैं नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसीलिए उनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। और तीसरा, इट्स मोशन स्टडी। इनका जो मोशन होता है वो स्टडी रहता है। इनका जो मोशन होता है वो स्टडी रहता है। इनका जो मोशन है वो स्टडी रहता है। स्टडी का मतलब यू ऑलवेज कंसीडर अ स्ट्रीमलाइन मोशन। आप यहाँ पर हमेशा स्ट्रीमलाइन मोशन कंसीडर करते हैं। और ये एक किसकी मैंने आपको बात बताई, ये बात मैंने आपको बताई किसकी, एक आइडियल फ्लूइड की। तो आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होते हैं, दूसरा इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तीसरा इनका मोशन स्टडी रहता है। स्टडी से मुराद ये कि आपके पास हर पॉइंट के ऊपर इनका जो मोशन है वो बिल्कुल सेम पाथ को फॉलो करेगा जिसने आगे वाली बात को देखा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जंप करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्ट्रीम लाइन के अंदर एक बहुत हिस्सा, मतलब कि
एक बहुत ही अहम किरदार है। अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन एक ऐसी चीज है जो बेसिकली मास और टाइम को रिलेट करती है। ध्यान में रखिएगा, जो मास और टाइम को रिलेट करती है, और ये स्ट्रीम लाइन के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्ट्रीम लाइन के अंदर नहीं होगा तो इससे हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, जो जो हमने पिछले मतलब टाइम में अभी तक कांस्टेंट माने थे, वेलोसिटी वगैरह, मास वगैरह और टाइम वगैरह का फैक्टर, ये चीज आपके पास अप्लाई नहीं होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये मेरे पास एक कमरा है, क्या ये कमरा, ये मेरे पास एक कमरा है और कमरा खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास एक कमरा मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर अभी 3 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। अब होगा क्या, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में 2 बच्चे इन होंगे, सॉरी, और 3 बच्चे बाहर जाएंगे। हर एक सेकंड में 2 इन और 3 आउट, ठीक है। यहां से इन होंगे, यहां से आउट होंगे, यहाँ से क्या होंगे इन, और यहाँ से क्या होंगे आउट। मैंने अभी बोला हर एक सेकंड में 2 इन 3 आउट, अभी कितने 3, अभी आपके पास कितने हैं 3। आप जरा गौर से देखें, कितने अंदर आए 2, कितने अंदर आए 2, पहले कितने थे 3, आए कितने 2, टोटल कितने हो गए 5, 5 हो गए। अब बताइए जब 3 बाहर चले गए तो अंदर कितने बचे 2। एग्रीड। मिसाल है, हमारे टीचर ने हमें ऐसी ही दी थी और मैं भी ऐसे ही दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जो मिसाल जहां से लाना चाहें आप ला सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सिर्फ बच्चों को बना हुआ देखना और समझ नहीं रहा है। 3 बॉयज इसके अंदर मौजूद थे पहले से। अब हर एक सेकंड के अंदर 2 अंदर आएंगे 3 बाहर जाएंगे, हर एक सेकंड के अंदर 2 अंदर आएंगे 3 क्या जाएंगे बाहर। अब गौर से देखें, अब मैंने अभी बोला कितने अंदर आ रहे हैं 2, 2 3 पहले से थे, 2 आ रहा है, कितने हो गए 5, कितने बाहर चले गए 3, कितने बचे 2, माइनस कर दिया कितने बचे 2, एग्रीड। अब 2 अंदर, अब कितने आए भाई जल्दी बोलें, अब कितने आए अंदर 2। अब जब अंदर आपके पास कितने आए 2, अब यहाँ से 2 + 2 कितना हुआ 4, अब यहाँ से कितने चले गए 3 बाहर, तो अंदर कितना बचा 1। अब अंदर कितने आए जल्दी बोलें 2, अब 2 + 1 कितना बना 3, तो यहाँ से कितने चले गए बाहर 3। पहली बार में भी 3 बाहर गए, दूसरी बार में भी 3 बाहर गए, अब भी कितने बाहर गए 3। अब अंदर कोई मौजूद नहीं है, अब कितने आएंगे 2। जब अब अंदर 2 आएंगे तो अब यहाँ से बाहर 3 नहीं जाएंगे बल्कि कितने जाएंगे 2। तो इसका मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, एग्रीड। यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या हो गई ब्रेक। ये समझाने के लिए था, इस तरह कंटिन्यूटी ब्रेक हुई। एक सीक्वेंस चला आ रहा था, 2 अंदर आ रहे थे 3 बाहर जा रहे थे, 2 अंदर आ रहे थे 3 बाहर जा रहे थे। अब मैंने देखा कि आपके पास ये मामला खत्म। दोबारा देखें, दोबारा देखें, मैं मुझे पता है बहुत सारे बच्चे भी उलझे हुए होंगे। भाई मेरा टीचर का इतना एक्सपीरियंस जो है ना ये ऐसे नहीं है। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर 40 बच्चे इस कमरे में मौजूद है तो 40 में से कितना मेरी बात को समझ रहा है और कितना मेरी बात को नहीं समझ पा रहा पहली बार में। मेरे पास 3 बच्चा पहले से मौजूद है, मेरे पास हर एक सेकंड में 2 आएंगे 3 बाहर जाएंगे, अभी 2 अंदर एंटर हुए, टोटल निकाला गया, टोटल कितना बना 5, बाहर कितने जाने 3, माइनस कर दें कितने बचे भाई 2। अब यहाँ से 3 बाहर चले गए, अब यहाँ से मजीद कितने एंटर हुए 2, 2 + 2 कितना बना 4, कितने बाहर गए 3, तो बचा कितना 1, 3 कितने चले गए बाहर। अब मजीद कितने आए 2, तो 1 + 2 कितना बना 3, कितने चले गए बाहर 3। अब अंदर कोई बच्चा मौजूद नहीं है, कितने आए 2, 0 + 2 कितना आया 2, 3 3 3 एकदम कितना हो गया 2। इसका मतलब डिसकंटिन्यू हो गया, कंटिन्यूटी क्या हो गई ब्रेक। तो इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कंटिन्यूटी के अंदर। अब अगर इसका उल्टा रख के सोचें, उल्टा ये रख के सोचें कि अगर आपके पास 2 बाहर जा रहे थे और 3 अंदर आ रहे थे, 2 बाहर जा रहे थे और 3 कितने आ रहे थे अंदर, 2 बाहर जा रहे थे और 3 कितने आ रहे थे अंदर। तो जब 2 बाहर जाएंगे 3 अंदर आएंगे,
तो अब होगा क्या कि हर एक बच्चा एक्स्ट्रा बचने लगेगा, एम आई राइट? तो अब कैपेसिटी बढ़ेगी, और हमें पता है कि कैपेसिटी एक रेंज से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ओवरफ्लो हो जाएगा। यहाँ पे एक ओवरफ्लो हो जाएगा, कैपेसिटी हम एक रेंज से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। एक पॉइंट पर जितनी जगह है आप उतनी चीज़ें ला सकते हैं, उससे कम ला सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ला सकते। तो अगर 2 बाहर जा रहे हैं, 3 अंदर आ रहे हैं, तो ये भी एक एब्रप्ट सिचुएशन आ रही है। तो कंटिन्यूटी कब आएगी? अब आपने देखा, जब 2 अंदर आ रहे थे, 3 बाहर जा रहे थे, तब भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। जब 2 बाहर आ रहे हैं और 3 अंदर जा रहे हैं, तब भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो अब आप गैस करें कंटिन्यूटी कब आएगी? जब जितने अंदर आए और उतने ही बाहर जाए। तो ये चीज आपके पास होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ पे मास और टाइम सेम रहते हैं, जितना अंदर आएगा मतलब पाइप के उतना ही बाहर जाएगा। तो ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है, इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम देते हैं। अब मुझे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आपको ड्राइव कराना है। ये सारी बातें समझाने के लिए थी, जितना इन उतना आउट, तब जाके क्या बनेगी कंटिन्यूटी। अगर आपके पास इन आउट के अंदर फर्क आ रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है, अंदर एक वक्त आएगा कंटिन्यूटी का फैक्टर आपके पास कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे निकालनी है। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जो पाइप का आप कंसिडर कर लें, पाइप का एक सिस्टम पाया जा रहा है। ये मेरे पास एक पाइप का सिस्टम मौजूद है। इसको मैंने आपके पास एक पाइप का सिस्टम ले लिया और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? फ्लूइड। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है भाई? फ्लूइड। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है भाई? फ्लूइड। यहाँ पे मेरे पास एक फ्लूइड मौजूद है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज V1 और यहाँ जो वेलोसिटी होगी दैट इज V2। तो पहले का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। पहले की जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो मेरे पास कितना है, मैंने मान लिया V1, और दूसरे की जो वेलोसिटी होगी वो मेरे पास कितनी होगी? V2। ठीक। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्लूइड हम इसके अंदर एंटर करेंगे। जो फ्लूइड हम अंदर एंटर करेंगे उसकी कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी, एग्री? और डेंसिटी आपके पास कहलाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट का जो मास है वो मेरे पास कितना है? m1। इस पॉइंट का जो मेरे पास मास है वो मेरे पास कितना है? m1। और इस पॉइंट के ऊपर जो वॉल्यूम होगा उसको मैंने v1 का नाम दे दिया। देखिए, डेंसिटी में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम और वेलोसिटी दोनों को v से रिलेट करते हैं, तो दिमाग खोल कर रखिएगा, दिमाग खोल कर रखिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, दिमाग खोल कर रखिएगा, ठीक है? डेंसिटी मुझे पता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मैं कांस्टेंट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जितनी चीजें उन सबको मुझे सबस्क्रिप्ट देनी है सिवाय टाइम के। तो मैंने डेंसिटी को माना ρ1, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने इसको बोल दिया m1/v1। तो डेंसिटी मेरे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने बोल दिया m1/v1। अब यहाँ से मैंने m1 की वैल्यू निकाली, तो ये v1 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो ये बन गया ρv1। अब जरा चेक करें गौर से। अब मेरे पास अगर ये पार्टिकल यहाँ था, इस पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। जब इस पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी, इसका मतलब ये आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल टाइम t में इतना डिस्टेंस आगे बढ़ा, जो पार्टिकल था उसका मास था m1 और वो टाइम t में इतना डिस्टेंस आगे बढ़ा। मैं पूरे को कंसिडर कर रहा हूँ। अब इस पूरे में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे उतने ही डिस्टेंस पे आगे बढ़े होंगे, वो सारे के सारे उतने ही डिस्टेंस के ऊपर आगे बढ़े हुए। पहले पार्टिकल यहाँ था, अब पार्टिकल यहाँ आया, पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में जो डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने बोला h1। पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में जो डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने क्या बोला? h1। देखिए ये ना एक मैं अलग से बना रहा हूँ, ये ना एक सिलेंड्रिकल पाथ बन रहा है ऐसे, एग्री? और सिलेंडर के अंदर ये जो गोलाई होती है ना, ये जो गोलाई होती है ये कहलाती है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहता है? सेम। मैंने अभी बोला मैंने टाइम की वैल्यू बहुत छोटी ली है, तो इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत कम है। तो यहाँ पे ये जो इसका है क्रॉस सेक्शन एरिया जितना यहाँ पर होगा तकरीबन उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस सेक्शन एरियाज बिल्कुल सेम होंगे, जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया बेटे मैंने उसको क्या नाम दिया? h1। डेंसिटी बराबर थी मास पर यूनिट वॉल्यूम,
दोबारा बोल रहा हूँ, डेंसिटी बराबर थी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने m1 की वैल्यू निकाली। अब जब मैंने m1 की वैल्यू निकाली तो मुझे बराबर आया किसके, रो v1 के। जब ये यहाँ से आगे बढ़ा है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये भी यहाँ से आगे बढ़ा होगा। जब ये यहाँ से आगे बढ़ा है तो अंडरस्टूड सी बात है ये भी यहाँ से आगे बढ़ा होगा। अब अगर यहाँ पे इसका मास m2 था तो ये वाला मास आपके पास जब t डिस्टेंस के ऊपर आगे बढ़ा होगा तो उसने लेट सपोज जो डिस्टेंस कवर किया हो, मैंने क्या नाम दिया उसको h2, क्योंकि जब यहाँ से ये आगे फॉरवर्ड होगा तो यहाँ से ये भी आगे फॉरवर्ड होगा। अगर इसका मास m1 था तो इसका मास m2 था। अब दोनों t टाइम के अंदर इन्होंने जितना डिस्टेंस कवर किया मैंने आपके सामने लिख दिया। इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था h1 और इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो आपके पास कितना था h2। डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी को बोलते हैं रो वन, तो रो वन बराबर हो m1 अपॉन v1। अब यहाँ से m1 की वैल्यू निकालें, v1 डिवाइड वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो m1 बराबर हो गया रो v1। ये v1 वॉल्यूम है बेटा, क्या है ये वॉल्यूम, ठीक है। आपको याद होगा वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एग्रीड और नॉट। लेंथ और ब्रेथ क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाते हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम बराबर होता है a इंटू एच। वॉल्यूम बराबर होता है a इंटू एच, वॉल्यूम बराबर होता है a इंटू एच, वॉल्यूम बराबर a इंटू एच, वॉल्यूम बराबर a इंटू एच, वॉल्यूम बराबर a इंटू एच। तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले के लिए वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये रो वन ऐसे ही आ गया और जहां पर ये v1 था तो मेरे पास v का फॉर्मूला निकला ah। तो पहले वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था a1 और उसने जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से तक वो कितना है h1, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया h1। तो मेरे पास m1 की इक्वेशन क्या बनी, रो वन a1 h1, रो वन a1 h1। दोबारा बोल रहा हूँ फिर सुन लें। पार्टिकल ने आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई मास था, जो मास की टाइम में आगे बढ़ा उससे जितना डिस्टेंस कवर किया वो कितना था h1। डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो वन बराबर आया m1 अपॉन v1। m1 की वैल्यू निकाली तो v1 डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, v1 का मतलब वॉल्यूम। ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। सिलेंडर का वॉल्यूम उस वक्त मिलता है जब आप उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को उसकी हाइट से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, उसका वॉल्यूम। तो मैंने यही काम किया, इसका जो मेरे पास एरिया था वो कितना था a और जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हुआ h1, तो ये बन गया एरिया a1 इंटू h1। अब देखिए जिस तरह की इक्वेशन है मुझे वहीं तक लेके जाना है ना आपको। क्या ये h1 डिस्टेंस नहीं है, एग्री कर रहे हैं, h1 आपका डिस्टेंस है, h1 इज नथिंग बट डिस्टेंस, h1 डिस्टेंस है और ये वो डिस्टेंस है जो इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कवर किया, उसको मैंने h1 बोला। और हमने डिस्टेंस की इक्वेशन पढ़ी हुई, हमने पढ़ा है कि s बराबर होता है vt के, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने बोला था हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगी, बिल्कुल सेम। तो इसलिए मैंने इक्वेशन लगाई s इक्वल्स टू vt। s का मतलब है डिस्टेंस जो पार्टिकल ने कवर किया, कितना कवर किया h1, तो s की जगह क्या आ गया h1। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी v1, तो हमने यहाँ क्या लिखा v1 और टाइम कितना है t, तो h1 की वैल्यू क्या बनी v1t। अब m1 की वैल्यू लिख दें तो m1 इज इक्वल टू, और ये आपके पास क्या आया, रो वन a1 h1, तो m1 इज इक्वल टू व्हाट, रो वन a1। और जहां h1 था बेटा वहां पे क्या आ गया v1t, तो वहां पे हमने v1t को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मैंने आपके पास निकाला क्या, m1 की इक्वेशन। अब मुझे पता है मैंने बहुत टाइम लगा दिया बट लगाना जरूरी था। अब मुझे m2 की अगर इक्वेशन लिखनी होगी तो वो मैं इसी को देख के लिख सकता हूँ। जो m2 की इक्वेशन होगी, m2 की इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, रो टू। अब यहाँ देखें a की जगह क्या आ जाएगा a2, b की जगह v2 और t2 की जगह t। तो ये मेरे पास इस वाले के लिए आ गई और इसको मैंने m2 की इक्वेशन का नाम दे दिया। स्ट्रीमलाइन फ्लो में मैंने बोला था कि मास बिल्कुल सेम रहता है, जितना मास इस पॉइंट पे होगा और अगर ये इस लाइन में चल रहा है तो इतना ही मास उस पॉइंट पे होगा। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर जो मास होता है वो क्या रहता है, बिल्कुल सेम। जुमला दोबारा सुनी बेटे, जुमला दोबारा सुनी बेटे, स्ट्रीम लाइन फ्लो के जो मास होता है बिल्कुल सेम होता है। तो स्टेडी फ्लो के लिए मुझे लिखना चाहिए, फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो m1 इज इक्वल टू m2। स्टडी फ्लो के लिए आपका जो m1 है वो m2 के बराबर होता है। अब जरा गौर से देखें, एक तो मैंने m1 को m2 के क्या रख दिया, बराबर। जब मैंने m1 को m2 के बराबर रखा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन क्या आएगी, वो इक्वेशन आएगी रो वन a1 v1t, रो टू a2 v2t। इनको बराबर रखते हैं
तो रो वन ए वन V1T इज इक्वल्स टू रो टू A2 V2T। ये मेरे पास क्या आई इक्वेशन, T से T क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास बना रो वन A1 V1 इज इक्वल टू रो टू A2 V2। ये मेरे पास बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। अब अगर ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जो कि है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू रो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जहां रो वन रो टू है वहां पे सिर्फ रो आ जाएगा, तो लेफ्ट की रो से राइट का रो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 V1 का प्रोडक्ट A2 V2 के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो अब एक चीज आपने सीखी बेटा, ये चीज बहुत जरूरी है सीखना। एक चीज आपने सीखी, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो the product of cross sectional area of a point and velocity of a particle at that point is equal to is equal to is equal to the product of, what should I write, is equal to एक काम करते हैं, इसको रीराइट करते हैं थोड़े से अच्छे अल्फाज में जो मुझे अभी नजर आए हैं। आप इसको मिटाई नहीं, आप इसको मिटाई नहीं, आप इसी में चेंजेस कर लीजिएगा। इसको मैं रीराइट करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया of the pipe and the fluid speed at any point, exactly at any point along the pipe is a constant, is a constant. The product of cross sectional area of the pipe and fluid speed at any point along the pipe is a constant. आपसे कह रहे हैं कि आपके पास हर पॉइंट का जब जब आप एरिया और वेलोसिटी का यानी कि फ्लूइड की स्पीड का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम। अगर आपको एक का क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो और एक की आपको स्पीड पता हो और दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो और आपको उसकी स्पीड मालूम करनी हो तो बासानी आप इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इक्वेशन हमारे पास है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये हमारे पास बनी इसकी इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही होगी। अभी इसमें दो बातें बाकी हैं, अभी इसमें दो बातें बाकी हैं, उन दो बातों को जरा देखते हैं। अब मुझे बताइए, पीछे आपने एक चीज पढ़ी, पीछे आपने एक चीज पढ़ी और पीछे आपने ये पढ़ा कि ये जो M1 था ये बराबर था रो वन A1 V1T, ऐसे ही। इस जी बेटा हुज़ैफा पूछिए। सर वो पिछली स्क्रीन थोड़ी देर के लिए लगा देंगे, स्लाइड दिखा दूं? जी ओके। थैंक यू। ये पिछली स्लाइड आपके पास है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। यहाँ तक हमने इसके बारे में बात पढ़ी। अब जरा मैं आगे पढ़ता हूँ।
आपने अभी कहा कि m1 बराबर होता है रो1 a1 v1 t, और आपने कहा कि m2 बराबर होता है रो2 a2 v2 t। थोड़ी देर के लिए सबस्क्रिप्ट भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए सबस्क्रिप्ट भूल जाएं। सिंपल m को रखें रो a v t के बराबर रख दिया। अब ये t मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो क्या बना रो ए बी। याद रखिएगा, इसको कहते हैं एमसीक्यूज में आता है, याद रखिएगा एमसीक्यूज में आता है मास रेट ऑफ फ्लो, और मास रेट ऑफ फ्लो डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मास रेट का मतलब मास अपॉन टाइम, डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मास अपॉन टाइम, डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है मास रेट ऑफ फ्लो। इसको कहते हैं हम मास रेट ऑफ फ्लो। जुमला बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। जुमला बेटा मैंने बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। मास रेट ऑफ फ्लो m बराबर है रो ए बी टी, एम अपॉन टी जो है मेरे पास वो रो ए बी के बराबर, उसको मास रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। और ये मास रेट ऑफ फ्लो जो है वो आपके पास, 2 मिनट आप लोग जरा होल्ड करें, आई जस्ट कम। ये आपके पास मास रेट ऑफ फ्लो को डिनोट कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो m अपॉन टी है, ये मास रेट ऑफ फ्लो को आपके पास डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब जरा एक और सुनिएगा। ये जो आपने इक्वेशन निकाली है ना, a1 b1 इज इक्वल टू a2 v2, ये किसके बराबर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वॉल्यूम रेट के बराबर है। नोट करें, दिस इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। अभी सिखाता हूँ कैसे, अभी सिखा रहा हूँ कैसे। ये जो आपने इक्वेशन निकाली ना, a1 b1 इज इक्वल टू a2 v2, इसका मतलब ये जो a1 b1 इज इक्वल टू a2 v2 है, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर होगा। ये वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर होगा। नोट करें इसको, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर होगा। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर है। सिखाता हूँ मैं आपको कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे, आप देखें जरा गौर से। आइए जरा गौर से देखते हैं इसको, दोबारा देख लें अगर आपने इसको मिस कर दिया स्लाइड को तो। मैंने अभी बोला a1 v1 और a2 v2 आपके पास वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वॉल्यूम अपॉन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं आपको इसकी दूसरी इक्वेशन दिखाना चाहूँ, तो मैं दूसरी इक्वेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर कैसे आया। अभी अभी आपने एक चीज बोली कि m बराबर है रो ए वी टी, बोला नहीं बोला? बोला है ना आपने अभी। अब ये m अपॉन टी कर दें तो ये बराबर आया रो ए वी के। एग्रीड। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर आ गया ए बी, दिस इज वॉल्यूम, मैं पूरा लिख रहा हूँ। डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मेरे पास m अपॉन टी ऐसे ही रहा। वॉल्यूम को वहाँ ले जाएं और मास को नीचे ले आए, तो यहाँ पर आया a इंटू वी, मास से मास कैंसिल। अब आप चेक करें, वॉल्यूम अपॉन टाइम बराबर आया ए बी के, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लूइड। तो जो मास रेट ऑफ फ्लूइड है, जो मास रेट ऑफ फ्लूइड है वो रो ए वी के बराबर है, जबकि जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लूइड है वो सिंपल ए वी के बराबर है। ये बातें याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पर किसी को भी किसी से इक्वेट किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर किसी को भी किसी से इक्वेट किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर किसी को भी किसी से इक्वेट किया जा सकता है। ये मेरे पास एक टॉपिक था जिसका नाम हमने पढ़ा था आपकी आम जबान में फ्लूइड डायनामिक्स। तो व्हाट यू हैव डन हियर, आपने यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स में बेसिकली चीज़ें पढ़ी, और वो चीज़ें आपने क्या पढ़ी, वो चीज़ आपने जो पढ़ाई गई ऑब्वियसली बातें वही पढ़ी। आपने यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी, और वो स्टार्टिंग में आपने टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़े। नेक्स्ट क्लास में आपने, मैं सारी स्लाइड्स का रिव्यू दे रहा हूँ दोबारा सुनने, नेक्स्ट क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ के आनी जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। नोट कर लें, पूछूंगा मैं नहीं, पढ़ाऊंगा मैं खुद ही, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग इसे पढ़ लें बेटा, बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में बेटा आप इसे पढ़ें ताकि मुझे अपनी एनर्जी कम वेस्ट करनी पड़े।
ताकि मुझे अपनी एनर्जी कम वेस्ट करनी पड़े, और मैंने अभी आपको नाम दिया बर्नौलीज थ्योरम। जी बेटा पूछिए आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा थोड़ी सी लाउड वॉइस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था लास्ट टाइम के जो मैंने लिखवाया है क्लास में पढ़ा है वो मैं आपको किसी चीज़ पे मतलब पीडीएफ फाइल वगैरह में भी दे दूंगा, तो आपने दिया नहीं है। आपको पीडीएफ में चाहिए? यस सर, क्योंकि कभी कभार कुछ रह जाता है या राइटिंग ओके, सम। मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं अपनी जो तस्वीरें सारी स्नैप से लेता हूँ, फिर मैं आपको भेज दूंगा। और सर एक बात ये पूछनी है कि आप अक्सर कहते हैं कि ये टॉपिक पढ़ के आए हैं, तो हमारा तो आपको मतलब सिंध बोर्ड हमारे इंटर का, तो उसमें ये टॉपिक्स तो थे नहीं, और आजकल तो तो, उर्दू बाजार वगैरह भी बन तो गए वही तो बुक्स मैं का कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं है तो पढ़े नेट से उसको। नेट से पढ़े। हाँ तो और कहाँ से पढ़ेंगे? चलिए सही है। समझे? जी सर, शुक्रिया। पढ़ने से मुराद ये होती है बेटा कि आप लाइन पर मौजूद हैं। आमिर जमान, आपको मेरी आवाज आ यस रही है? सर, यस सर। पढ़ने से मुराद ये होती है बेटा, जब टीचर टॉपिक पढ़ाए तो आपको आइडिया हो कि बस इस टॉपिक में किस चीज की बात हो रही है। डेप्थ में ले जाना हमारा काम है, आपको सिर्फ उसके बारे में पता होना चाहिए। अमूमन आपने देखा सारे टॉपिक में पूरे पूरे खुद ही पढ़ा रहा होता हूँ, ऐसा है? यस सर। मैं पिछला इसलिए बोलता हूँ ताकि हो सकता है मेरे लेक्चर में बच्चा किसी पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाए, तो उसने पहले तो कुछ पढ़ा हो, थोड़ा आइडिया हो, इसलिए बोलता हूँ। ओके सर। वरना तो टॉपिक मुझे खुद ही कवर करवाने होते हैं सारे। ठीक है? यस सर। ओके। ओके। तो मैं कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं इसकी सारी की सारी जो है वो आपकी स्लाइड्स हैं, जिनको मैं यहाँ पे आपके पास दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में बर्नौलीज पढ़कर आइएगा याद से भाई। अगर आप लेक्चर अटेंड कर चुके हैं तो आप दूसरी क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं। जी बेटा अक्सा पूछिए। अक्सा, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?